हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू सनशाइन, जहां हम डिस्कस करते हैं कुछ बेहतर। फ्रेंड्स, हम ईवीएस देख रहे हैं अभी क्लास 4th की। तो क्लास 4th की ईवीएस में हमने 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम 9 चैप्टर को देखेंगे। तो ये चैप्टर का नेम है बदलते परिवार। इसमें अलग अलग तरह के परिवार बताए गए हैं, ठीक है, कि किस किस तरह के परिवार होते हैं। इस चैप्टर में ऐसा कुछ है नहीं वैसे इतना ज़्यादा, तो लेकिन इसीलिए मैं आपको सिर्फ इसकी पिक्चर्स दिखा दे रही हूँ, ठीक है। इसमें इतना कुछ भी है नहीं कि इसको पढ़ा जाए या इसको थोड़ा सा देखा जाए। जहाँ पर भी लगेगा मैं आपको खुद बता दूँगी। आप लोग ये बताओ, आपने ई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड किया या नहीं? अगर नहीं किया है तो ई पाठशाला एप्लीकेशन अभी डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छी है सभी के लिए। आपके लिए यहाँ पर मिल जाएंगी सारी की सारी बुक्स। तो फिलहाल तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक पॉइंट मैंने देखा था, वेट, यहाँ था, देखती हूँ अभी बताती हूँ। जहाँ पर ये बताया गया था ना, ये पॉइंट था कि 18 साल में लड़कियों की शादी और लड़कों की शादी 21 साल में करनी चाहिए। ये पॉइंट लिखा था, ये लिखा है वो पॉइंट। यस, मिल गया। तो फ्रेंड्स, ये है वो पॉइंट कि जो बाल विवाह कानून है, बाल विवाह कानून बताता है कि कम से कम लड़की की जो शादी है वो कम से कम 18 साल की उम्र में और लड़के की शादी कम से कम 21 वर्ष की उम्र में करें। तो यही आवश्यक है और यही चीज़ ऐसा होना चाहिए। जो बाल विवाह कानून है वो ऐसा बताता है, ठीक है। इसमें बस इतना ही था पढ़ने के लिए इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर है हुतुतु। हुतुतु भी कुछ भी नहीं है चैप्टर में। इसमें जो स्टोरी बताई गई है वो बच्चों की बताई गई है, जो बच्चे हुतुतु खेल रहे हैं। हुतुतु बेसिकली क्या है, एक कबड्डी का गेम है, ठीक है। कबड्डी के गेम को किसी और लैंग्वेज में हुतुतु बोला गया है। अपने लोग कबड्डी कबड्डी बोलते हैं खेलते वक्त, और यहाँ पर ये बच्चियाँ हुतुतु हुतुतु बोल रही हैं, ठीक है। तो ये गेम है इसमें, लेकिन नीचे जो दी गई है ना इन्फॉर्मेशन, वो अच्छी है हमारे लिए। ये तो सारा का सारा इनका गेम का ही है। हमारे लिए जो पढ़ने की है वो ये है पढ़ने के लिए, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है? कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? एक वेट लिफ्टर है। यहाँ पर हर एक चीज़ को हम अंडरलाइन करते हुए चलते हैं, ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? एक वेट लिफ्टर है। ये जो है ना, ये लिखा हुआ, ये मल्लेश्वरी लिखा है, ठीक है, मल्लेश्वरी। ये इसके साथ जोड़ना नहीं है, ठीक है, मल्लेश्वरी। तो ये लिखा है ये। इनके जो पापा थे वो पुलिस में हवलदार थे। जब ये 12 वर्ष की थी तभी से ये वज़न उठाने का अभ्यास करने लगी थी। एक बार 130 किलोग्राम तक वज़न उठा लेती हैं ये। कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं, ठीक है। तो उनकी जो चचेरी बहनें हैं वह भी रोज़ वज़न उठाने का अभ्यास करती हैं। तो ये थी कर्णम मल्लेश्वरी की कहानी। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ से हैं, कहाँ की रहने वाली हैं? तो केरल की रहने वाली हैं। और पिताजी के बारे में खैर पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखने में क्या जाता है कि पापा पुलिस में हवलदार हैं। और 12 वर्ष की कब से वज़न उठा रही हैं? तो 12 वर्ष की उम्र से उठा रही हैं। कितना वज़न उठा लेती हैं? तो 130 किलोग्राम उठा लेती हैं। और भारत के बाहर जितने मेडल जीते हैं वो है 29 मेडल, ठीक है। ये बस इतना है इसमें याद रखने का। ये कुछ मतलब बताया गया है, ये है चैप्टर वो। और इसमें बताया गया कि 3 जो दादी नानी थी वो कुछ बहनें थीं, ये 3, और ये लोग भी कबड्डी खेलती थी। तो ये इनके बारे में बताया गया है छोटा थोड़ा सा, ठीक है। यही था। अच्छा जी, बस इसमें इतना ही था चैप्टर में। हमने 2 चैप्टर देख लिए हैं। यहाँ से कुछ बहुत ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। उत्तराखंड में पहाड़ियों के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी कहलाती है। मैं ये चैप्टर क्यों मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इस चैप्टर में आपको बीच बीच में कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, इसीलिए मैंने ये पढ़ना शुरू कर दिया है। तो हाँ जी, फूलों की घाटी, ये क्वेश्चन आ जाता है, फूलों की घाटी कहाँ है? तो फूलों की घाटी उत्तर प्रदेश में है, वो सॉरी उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है फूलों की घाटी। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, उत्तराखंड फूलों की घाटी, ठीक है। अच्छा, कहीं झाड़ियों में लगे लाल लाल फूल नज़र आते हैं,
तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी हैं और कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। मतलब ये समझ लीजिए चारों तरफ फूल ही फूल हैं। अब एक और बात इसमें इम्पॉर्टेंट आई है, वो ये है, इस घाटी में इतने सारे फूल साल में कुछ हफ्ते के लिए ही खिलते हैं। मतलब कि जो फूलों की घाटी है, यहाँ पर फूल तो रहते ही हैं हमेशा, लेकिन इतने सारे, इतनी वैरायटी के फूल जो हैं वो साल में कुछ हफ्ते के लिए ही खिलते हैं। तो ये है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से तो बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आते हैं। आपने अगर प्रीवियस ईयर उठाकर देखा है तो यहाँ से आप खुद देख पा रहे होंगे। यहाँ दिखाए गए डिज़ाइन को मधुबनी कहते हैं। मधुबनी डिज़ाइन क्या होती है? जो इस तरह की जो डिज़ाइंस होती हैं ना, ये मतलब लाइंस वगैरह खींचकर और बनाई जाती हैं जो इस तरह से, ये मधुबनी होती हैं। ठीक है, यहाँ दिखाए गए डिज़ाइन को मधुबनी कहते हैं। यह चित्रकला बहुत पुरानी है। पता है इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है। त्योहारों और खुशी के मौके पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। बिहार में एक ज़िला है मधुबनी, तो वहाँ पर खुशी में और त्योहारों में घर की दीवारों पर, आंगनों में इस तरह से जो चित्र हैं ये बनाए जाते हैं। और यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि यहाँ पर नेचुरल कलर्स लिए जाते हैं। हल्दी होती है ना, हल्दी को अगर आप किसी में मिला देंगे तो वो पीला कलर देगी। नील को अगर मिला देंगे तो नीला कलर देगा। इसी तरीके से और भी जो फूल, पेड़, पौधे हैं वहाँ से कलर लेकर ये रंग कलरफुल बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नेचुरल कलर का यूज़ किया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। ठीक है, ये है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। आप ये समझ लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इसको बिल्कुल मतलब ये समझ लीजिए, अपनी तरफ से आप इसको नोट्स बना के रख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब ये भी पढ़ने की चीज़ है कि खाए भी जाते हैं फूल। उत्तर प्रदेश में रहने वाली फिरोज़ा और नीलिमा को कचनार के फूलों की सब्ज़ी अच्छी लगती है। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ फिरोज़ा और नीलिमा को ही कचनार के फूल की सब्ज़ी अच्छी लगती है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में जो कचनार के फूल हैं उनकी सब्ज़ी बहुत पसंद है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो लोग हैं उनको बहुत पसंद है। केरल की यामिनी अपनी अम्मा से केले के फूल की सब्ज़ी बनाने की फरमाइश करती है। मतलब कि केरल में क्या पसंद करते हैं लोग? केले के फूल की सब्ज़ी। और महाराष्ट्र की ममता ओमरा को सहजन के फूलों के पकौड़े बहुत पसंद हैं। और जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में सहजन आसानी से मिल जाता है, तो वहाँ पर सहजन के फूलों के पकौड़े बहुत पसंद किए जाते हैं। ठीक है, ये था, ऊपर देखते हैं। तो ये था, हाँ जी, खुशबू से याद आया, अगला एक और है। ये दादी माँ का एक नुस्खा है छोटा सा, कि तुमने दादी माँ के नुस्खों के बारे में तो सुना होगा, जिनमें फूलों का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर नुस्खा दिया जाता है जिसमें गुलाब जल का इस्तेमाल किया जाता है। एक ऐसा नुस्खा दिया जा रहा है। दादी माँ का नुस्खा: गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो। इसमें कुछ बूंदें नींबू की डालो। इसके इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती। ठीक है, ये है, ये दादी माँ का नुस्खा है। इस नुस्खे के बाद हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने जा रहे हैं, वो ये है, ये, क्या तुमने कभी इत्र की शीशी खुलने पर उसकी खुशबू का मज़ा लिया है? क्या तुम जानते हो इत्र की एक छोटी सी शीशी भी बहुत सारे फूलों से बनती है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। बस यहीं से क्वेश्चन आ जाता है, एज इट इज़ रखा हुआ, कि इत्र के लिए कौन सा जिला मशहूर है। तो इत्र के लिए उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस काम में हज़ारों लोग लगे हुए हैं। तो ये था यहाँ से पॉइंट। आगे देखते हैं। ये थे हमारे 3 चैप्टर हमने जो भी देखे हैं, 9, 10, 11। 12 देख लेते हैं। 12 में क्या है? 12 में भी कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना, बसवा का खेत, उसमें बहुत ज़्यादा है पढ़ने के लिए।
तो लेकिन इसमें भी हैं पॉइंट्स एक दो, वो आपको देखने पड़ेंगे, लेकिन इनमें ना ये एक स्टोरी बताई जा रही है, इसी में ऐसे बीच बीच में ही पॉइंट्स हैं। मैं आपको ऐसे ही बता दूंगी धीरे धीरे करके, ठीक है, बीच बीच में से ही दिखा दे रही हूँ, पूरी चैप्टर नहीं पढ़ रही है इसका। अच्छा ये है पॉइंट क्या है, लकड़ी को दीमक ना लग जाए इसके लिए नीम और कीकर की लकड़ियाँ फ्रेम पर बिछा दी जाती हैं। मतलब कि मिट्टी को दीमक से बचाने के लिए क्या किया जाता है, नीम और कीकर की लकड़ियाँ बिछा दी जाती हैं। तो ये यहाँ से एक पॉइंट है, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट था, तो मैंने आपको बता दिया। आगे देख लेते हैं, मकान किस किस तरह के होते हैं। यहाँ पर बस ये बताया जा रहा है कि शहर में सीमेंट वगैरह के मकान होते हैं, पक्के मकान होते हैं, और चूने से पुताई भी की जाती है, अलग अलग से किचन होती है, ये सब बताया जा रहा है इसमें, ठीक है। तो यही सब है इस चैप्टर में। अब है पहाड़ों से समुंदर तक, ठीक है, पहाड़ों से समुंदर तक। तो इसमें भी ये बताया गया है कि जब पहाड़ों से पानी निकलता है तो कितना साफ़ होता है, लेकिन नीचे आते आते कितना गंदा हो जाता है, ये बताया गया है इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में वैसे तो इतना कुछ खास है नहीं, ठीक है, देख लेते हैं। बस फ्रेंड्स इतना ही है, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस इतना समझने का था, इसीलिए मैंने ये जो चैप्टर्स है इनको एक साथ ले लिया था, क्योंकि कुछ भी इतना खास नहीं था इन सभी में मिलाकर, कुछ ज़्यादा पॉइंट्स तो मिल नहीं रहे थे, इसीलिए मैंने इन सबको एक साथ ही ले लिया था, ठीक है। अभी फ्रेंड्स बात ये है कि आज के लिए तो हम सिर्फ इतना ही रखते हैं, और शाम को अपनी जो CDP की क्लास आती है वो क्लास भी आएगी। और फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो, और अगर ये अच्छा नहीं भी लगा हो, इंटरेस्टिंग नहीं लगा हो, क्योंकि ये मतलब इस चैप्टर इसमें खुद ही था ही नहीं इतना कुछ भी, ठीक है, इन चैप्टर में, तो अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप प्रीवियस वीडियोस जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम डेली कितना ज़्यादा अच्छा मतलब कंटेंट को हम देख रहे हैं। तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और डेली कंटिन्यू करते रहिए यहाँ पर। और कल मैंने जो हिंदी की क्लास डाली थी वो आपको कैसी लगी आपने बताया नहीं है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए हिंदी की क्लास। एवरी संडे हम हिंदी को देखते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और तब तक के लिए आप अपना रिवीजन अच्छे से करते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।